तो अब क्या होता है, जो फीटल का हीमोग्लोबिन एफ रहता है ना, जो कि किससे बना रहता है मेरा, देख जो मैच्योर वाले का रहता है अल्फ़ा 2 और मेरा बीटा 2 से बना रहता है, तो फीटल वाले का अल्फ़ा 2 से बना रहता है और गामा 2 से बना रहता है। तो यहाँ पे 2,3-BPG अपसेंट रहता है। अपसेंट क्यों? क्योंकि बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो अपसेंट हो जाएगा ना, आरबीसी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी उसको, उसके लिए हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल के लिए। तो 2,3-BPG कैन नॉट बाइंड विद द फीटल हीमोग्लोबिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द बीटा ग्लोबिन चैन, देयरफॉर HbF हैज़ हायर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो मतलब अगर ऑक्सीजन चिपक गई आके HbF वाले पे तो वो छोड़ती जल्दी नहीं है, ये वाली बात लिखी है। फिर हीम का बायोसिंथेसिस देखेंगे तो GIBS से याद करते हैं, ग्लिसरीन हो गया, सक्सिनाइल को A हो गया और विटामिन B6 हो गया, ठीक है। तो ये वाला हीम बायोसिंथेसिस में हेल्प होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको ढंग से देखेंगे, ठीक है। साथ में एक आयरन की ज़रूरत रहेगी, आयरन की तो रहेगी जब हीम बनाना है हमको, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, हर जगह बन सकता है हमारा हीम बायोसिंथेसिस, हर जगह होता है, जो कि न्यूक्लिएटेड रह सकते हैं। तो 85% जो रहता है नॉर्मोब्लास्टिक रहते हैं, जो कि मैच्योर नहीं रहते हैं इरिथ्रोसाइट, समझा, नॉट इन मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, मतलब जो इमेच्योर रहेंगे उनमें होगा 85%, और 15% हमारा लीवर बनाता है ये हीमोग्लोबिन या हीम को, ठीक है। और सिंथेसिस इज पार्शली साइटोप्लाज्मिक रहेगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी माइटोकॉन्ड्रियल रहेगी। तो साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल हो गई हमारी सिंथेसिस। तो क्या 4 बात याद रखनी है, सबसे पहली बात याद रखनी है कि सारे सेल बना सकते हैं, और सारों में भी कौन, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लास्ट, तो साइटोप्लाज्म तो सबके के पास रहेगा इस वजह से, तो ये दोनों के साथ चलेगा। और साथ में 85% मेरे नॉर्मोब्लास्ट बनाएंगे जो कि इमेच्योर रहते हैं, और 15% मेरा लीवर बनाएगा। उसके बाद एक जर्नल ओवरव्यू इस तरह से दिखता है, ये मेरा क्या होता है हीम सिंथेसिस की साइकिल। तो देख क्या होता है, सबसे पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म में बनेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से बनेगा, ठीक है, जैसा कि मैं बताया था कि दोनों में होता रहता है। तो अब देखेंगे क्या सीन है। अब क्या सीन है, ये होता है कि सम ग्रेट, ठीक है, डॉक्टर पाल्पेट हार्ट अंडर कवर, ठीक है, प्रोड्यूस प्योर हीम, प्रोड्यूस, अरे भाई इधर से, प्योर हीम। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इस वाली साइकिल को। तो इसको मैं और अच्छी तरीके से कराता हूँ पहले, ओके। सबसे पहले चल इसको ढंग से ही करा देता हूँ, ठीक है। तो ये दिख रही है साइकिल, इसको याद करना है हमें। तो सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन, ठीक है, वो क्या बनाएगी, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड, तो अल्फा ए बीटा के ए, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको हम। साथ में क्या होता है मेरा डेल्टा अमीनो लेविनोनिक एसिड, फिर बनता है मेरा पोरफायरो बिलिनोजन मोनोपायरोल, फिर बनता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलिन, फिर बनता है यूरोपोरफायरिनोजन 1, यूरोपोरफायरिनोजन 3, फिर कोप्रोपोरफायरिनोजन, फिर आता है प्रोटोपोरफायरिनोजन, फिर आता है प्रोटोपोरफायरिन, फिर आता है हीम। तो इसको मैंने याद करा दिया है कैसे, सम ग्रेड, सम से आ जाएगा सक्सिनाइल को, जी से आ जाएगा ग्लिसरीन, फिर डॉक्टर से, तो डॉक्टर हो जाएगा डेल्टा एल्फ अमीनो लिविलिनिक एसिड, फिर आता है पाल्पेट से पीबीजी याद कर सकते हैं। पीबीजी क्या होता है, पीबीजी होता है पोरफायरो बिलिनोजन मोनोपायरोल, फिर आता है एचएमबी, हार्ट से एचएमबी याद कर सकते हैं। एचएमबी क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन, फिर आता है U1, U1 क्या होता है, यूरोपोरफायरिनोजन 1, फिर आता है U3, यूरोपोरफायरिनोजन 3, फिर आता है C3 कोप्रोपोरफायरिनोजन 3, फिर आता है PPG, PPG क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन। यहाँ देख प्रोटो आ रहा है, पोरफायरिनोजन आ रहा है, ठीक है, जन आ रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन आता है, जन नहीं आता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ से PP इसलिए बोल देते हैं इसको। फिर आता है मेरा हीम बन जाता है, ठीक है। तो हीम ही तो बनाना है, तो हीम बन गया। अब देख इसके जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम, उसको कैसे याद कर सकते हैं, तो मैंने इस तरह से याद कर रखे हैं। सिंथेस, सिंथेस, डिहाइड्रेटेस, फिर आता है सिंथेस, फिर आता है को सिंथेस, फिर आता है मेरा डी कार्बोक्सिलेज, फिर आता है ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज और सिंथेस, ठीक है। तो देख जो सिंथेज मॉलिक्यूल आता है ना, उसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो नीचे प्रोडक्ट बनना है उसके ऊपर ही लगा दो। तो जैसे मेरा यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे मेरा ALA बनना है ना, ये जो मेरा ALA है ये मेन प्रोडक्ट है, तो ALA सिंथेज है, ठीक है, बन गया ALA सिंथेज। तो ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये याद करा दिया, मैं सीधा वो ही दिखाऊंगा एंजाइम्स, ठीक है, जिससे कि क्योंकि वो तो मैंने बता ही दिए प्रोडक्ट्स क्या हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है। उसके बाद आते हैं उस पर। तो सबसे पहली बात ALA सिंथेज आएगा, फिर ALA सिंथेज आएगा, ठीक है, सिंथेज सिंथेज ALA डिहाइड्रेटेज,
फिर आता है ही HMB सिंथेज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे HMB बना है तो सिंथेज ऊपर आएगा ना, जब भी तो वो वाला बनाएगा। फिर यूरोपोरफायरिनोजन 1 यूरोपोरफायरिनोजन 3 को सिंथेज आ जाएगा। उसके बाद आते हैं मेरा को सिंथेज के बाद क्या कराया था मैंने, डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज कैसा, इसको ही नीचे रख दो, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज हो गया। फिर ऑक्सीजनेज आता है, तो ऑक्सीजनेज को कोप्रोफायरिनोजन ऑक्सीजनेज, ठीक है। ऐसे ही मेरा प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं तो ये हो जाता है। ऐसे फिर मेरे लास्ट में हीम बनेगा तो हीम सिंथेसिस। इसमें याद रखना है कि इसको दूसरा नाम क्या होता है, फीरोचिलेटेज। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटोपोरफायरिन कराता है, और ज़्यादातर इसमें लिखते हैं हम कि डेफिशिएंसी इसकी ना लिख के इसकी लिख देते हैं, मतलब सेम ही चीज़ है बट लिखते हैं हम फीरोचिलेटेज की डेफिशिएंसी है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम आगे। तो ये तो मैंने एंजाइम बता दिए। एंजाइम एक बार लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेरा, सिंथेस डिहाइड्रेटेज, फिर से सिंथेस, फिर आता है को सिंथेस, फिर आता है मेरा क्या बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेज। उसके बाद आता है मेरा क्या, उसके बाद आएगा ऑक्सीजनेज और फिर आता है सिंथेस। तो देख यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा सिंथेस, ठीक है। किसका सिंथेस पर, ALA सिंथेस, ठीक है। फिर आ जाएगा फिर से मेरा ALA सिंथेस ही, ALA सिंथेस, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ALA डिहाइड्रेटेज, फिर आ जाता है फिर से सिंथेस। किसका सिंथेस आता है, यहाँ पे आता है मेरा HMB सिंथेस। फिर आता है को सिंथेस किसका आ जाएगा मेरा, U3 को सिंथेस, ठीक है। तो U3 को सिंथेस क्या होता है मेरा, U3 का मतलब क्या है, यूरोपोरफायरिनोजन, ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजन आएगा। फिर आ जाता है DC क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेज। किसका डी कार्बोक्सिलेज आएगा, जो ऊपर आता है उसी का डी कार्बोक्सिलेज आएगा। तो क्या आ जाता है मेरा यहाँ पे U3 का डी कार्बोक्सिलेज आता है। ऑक्सीजनेज में क्या आता है मेरा कोपोरफायरिनोजन 3 का, ठीक है, कोपोरफायरिनोजन 3 का ऑक्सीजनेज। फिर आता है मेरा किसका, प्रोटोपोरफायरिनोजन का ऑक्सीजनेज। फिर आता है मेरा हीम का सिंथेसिस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। ओके, इसको यहाँ बंद कर देते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब क्या होता है, अगर ये वाले कुछ एंजाइम जो मैंने मेन लिखे हैं, मतलब यही मेन है, तो इनमें अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो क्या बोलते हैं कि हमें हो गया पोरफायरिया। क्या होता है, पोरफायरिया में क्या होता है, हीम का डिक्रीज होता है। हीम डिक्रीज कैसे हो जाएगा, मान ले मैंने बीच से यहाँ का ये काट दिया तो मेरा क्या हो गया, हीम बनना बंद हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला है वो तो अक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, उसकी दिक्कत होगी एक, तो साथ में नीचे वाला नहीं बनेगा हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो मान लिया पोरफायरिन, कौन सा पोरफायरिन होता है, ठीक है। तो देख, अगर मेरा ALA सिंथेस, ये दोनों ALA सिंथेस ही है ना, तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, X लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इससे डिहाइड्रेटेज, ALA डिहाइड्रेटेज की कमी से कौन सा होता है, प्लम्बो पोरफायरिया, ठीक है। HMB सिंथेज की कमी से होता है AIP क्या होता है, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया। इसमें देख कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ALA बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा दिखाता हूँ। तो मान ले HMB सिंथेज से ऊपर क्या आता है, कहाँ गया HMB सिंथेज, ये रहा। तो HMB सिंथेज है, इसके ऊपर क्या है मेरा ALA बना हुआ है, ठीक है। तो ALA बढ़ जाएगा, साथ में मेरा ALA सिंथेज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एंजाइम इसको ज़्यादा बना रहा है। तो इस तरह से, और साथ में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके जो नीचे वाला है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी भी हो जाएगी HMB की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ALA बढ़ गया, ALA सिंथेज बढ़ गया, और मेरा PBG भी बढ़ गया, ठीक है। PBG वाला ऊपर रहता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो जाता है। BP और हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, जो यूरिन का कलर हो जाता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं U3 को सिंथेज की डेफिशिएंसी से होता है CEP, कंजेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, ठीक है। तो P से याद कर लो कि भाई पोर्ट वाइन यूरिन निकलती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मंकी फॉल दिखता है, और साथ में क्या होता है, इरिथ्रोडोंटिया होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम, तो U3 डी कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, मेरे को PCT हो जाता है, ठीक है। PCT हो जाता है तो इसमें क्या होता है, स्किन डिसीज आती है, और क्या आता है, ब्लिस्टर्स आते हैं, ठीक है।
अब इनको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे, जैसे आता रहेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबका मतलब बताऊँगा, ठीक है। तो क्या होता है क्यूटा, इसको बोलते हैं हम पीसीटी वाले की फुल फॉर्म क्या होती है, देखते हैं ज़रा पीसीटी वाले की फुल फॉर्म क्या थी। हाँ, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा होती है इसकी फुल फॉर्म पीसीटी वाले की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरा कोप्रो पोरफायरिनोजन 3 जो ऑक्सीडेज रहता है उसकी कमी से क्या हो जाता है, तो उसकी कमी से होता है मेरे को हेरिडेटरी वाला, क्या हेरिडेटरी कोप्रोपोरफायरिया, तो को आ रहा है, इसमें भी को आता है, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर क्या मेरा प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज की कमी से क्या हो जाएगा, पोरफायरिया वेरिजेटा, ठीक है। और मेरा हीम सिंथेज की कमी से होता है एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया, ठीक है। अभी दिखाता हूँ देख सबको, ये जो मैंने बताया है इसको पीछे की तरफ दिखाते हैं। तो देखिए रहा एल सिंथेज की कमी से क्या हुआ मेरा एक्स लिंक सिट्रोब्लास्ट में, एल ए टी हाइड्रेटेस की प्लम्बो वाला, एच एम जी की वजह से ए आई पी एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, जैसे एल ए बढ़ जाएगा, एल ए सिंथेज बढ़ जाएगा, पीबीजी बढ़ जाएगा, नोजिया वोमिटिंग एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, बीपी हाइड्रेट और रेड कलर का यूरिन निकलेगा, ठीक है। U3 को सिंथेज जो है वो CEP को दिखाता है, मतलब कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया आता है इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है, जिसमें पोर्टवाइन यूरिन हो जाएगा, मंकी फॉल हो जाएगा, इरिथ्रोडोंटिया हो जाएगा। फिर आता है यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज जिसमें पीसीटी होता है, पीसीटी वो बताई थी पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा जिसमें स्किन डिसीज आते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। फिर आता है कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज जिसमें क्या होता है हेरिडेटरी कोप्रोपोरफायरिया होता है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है पोरफायरिया वेरिजेटा, ठीक है। अब देख जैसे इसमें को आ रहा था ना, तो यहाँ पे भी को आ जाता है। फिर आता है हीम सिंथेज या जिसे फेरोचिलिटेज बोलते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है इरिथ्रोपोइटिन प्रोटोपोरफायरिया होता है, ठीक है, जिसमें रेड कलर का फ्लोरेसेंस दिखेगा, साथ में फोटोसेंसिटिविटी लिवर डिसीज रहेगी, और प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 की वजह से एक्यूमुलेशन होने की वजह से यूरिन आरबीसी और फीसिस में दिखने लगेगा, मतलब प्रोटोपोरफायरिन मेरे यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने बता दिया कि इसका मतलब पोरफायरिया वही बता दिया मैंने थोड़ा थोड़ा। अब और डिटेल में देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो वही वाली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे वैसे खास। और हाँ, अभी इसका रेगुलेशन भी बताता हूँ, रेगुलेशन पढ़ा देता हूँ पहले तो मैं फिर, ठीक है। तो आगे हम टैक्स पे चलते हैं फिर से। तो टैक्स में और क्या दे रखा है, तो ये तो मैंने बता दिया, ये साइकिल तो ख़त्म हो गई अब, ठीक है। साइकिल ख़त्म होने के बाद आते हैं यहाँ पे हम, तो रेगुलेशन में ALA सिंथेज की कमी हो जाती है, ठीक है। तो मान लिया अगर ALA सिंथेज है वो रेट लिमिटिंग स्टेप रहता है, मतलब RDS रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो क्या होता है अगर हीम ज़्यादा है तुम्हारे पास, मतलब हीम ही बनता है ना, तो हीम एक तरह से को सप्रेशन कर देता है, या फिर हीमेटिन बनेगा तो ALA सिंथेज की इनिबिशन कराएगा कि भाई ALA सिंथेज मत बन, जिससे कि आगे साइकिल ना चले, ठीक है। आइसोनियासिड की कमी होने की वजह से PLP आइसोनियासिड देते हैं तो PLP की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो हीम इनिबिट कर देता है, को रिप्रेशन की वजह को रिप्रेशन करता है ALA सिंथेज, इसलिए नहीं बनता। ALA सिंथेज जो है खुद वो अपना खुद एलोस्टेटिकली इनिबिशन करता है हीमेटिन का, ठीक है, हीमेटिन के थ्रू। अगर मैं बारबिट्यूरेट्स खाऊंगा तो ये भी ये मेरा बढ़ा देती है, बारबिट्यूरेट्स हीम सिंथेसिस को बढ़ाती हैं, ठीक है, कराता है। फिरोचिलिटेज ALA डिहाइड्रेटेज ये भी मेरा क्या करेगा, इनिबिट हो जाता है लेड की वजह से। फिरोचिलिटेज कौन है मेरा, ये है मेरा हीम सिंथेज, ठीक है। और ALA डिहाइड्रेटेज ये भी इनिबिटेड बाय लेड हो जाते हैं। आइसोनियासिड अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, PLP कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हीम सिंथेसिस फिर से रुक जाएगा। अब आते हैं ग्लोबिन सिंथेसिस। अभी तो मैंने हीम सिंथेसिस देखा, हीम सिंथेसिस बायोसिंथेसिस पढ़ लिया, हीम साइकिल पूरी पढ़ ली। फिर आते हैं ग्लोबिन सिंथेसिस। तो ग्लोबिन सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन अकर्स इन द राइबोसोम ऑफ द एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले राइबोसोम में हो गया एरिथ्रोब्लास्ट के, उसके बाद क्या होता है ग्लोबिन चैन, तो क्रोमोसोम 16 और क्रोमोसोम 11, ठीक है। तो क्रोमोसोम 16 तो मेरा अल्फा वाला बनाता है, और क्रोमोसोम 11 वाला मेरा बीटा बना रहा है, गामा बना रहा है, डेल्टा बढ़ाना है, एप्सिलॉन बना ईटा बना रहा है, ठीक है। और साथ में जीटा वाला भी बनाता है मेरा 16 वाला। तो इस तरह से याद कर लेते हैं। फिर आते हैं मेरा फीटल हीमोग्लोबिन, जो कितना मिलता है 1% मिलता है, किससे बनाता है अल्फा 2, और मेरा इससे गामा 2 से बना रहता है, ये वाली चीज़ यहाँ पे है। ईच अल्फा चैन जिसमें 141 अमीनो एसिड रहते हैं, और इसके पास गामा के पास कितने रहते हैं 146 रहते हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ हो गई। उसके बाद क्या होता है
फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, मैंने बताया कि ये अपना इसको नहीं इंटरेक्ट कर पाता क्योंकि स्पेस नहीं हो पाता, बीटा 2 वाली चैन नहीं होती है HbF में, इस वजह से एक तो पहली बात। साथ में इसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा रहती है तो उसे जल्दी से नहीं छोड़ता। तो क्या होता है, इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है अगर डीऑक्सी है, मतलब डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन F है, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी दिखाता है, ठीक है, स्लो है इसकी, मतलब कम है। साथ में इंक्रीज क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन टू एल्कलाइन डीनेचुराइजेशन, तो मतलब एल्कलाइन डीनेचुराइजेशन से तो बच जाएगा ये, बट इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम है और साथ में सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है इसकी अगर डीऑक्सीनेट देंगे। तो ये तो तेरे को पता है कि HbF क्या बच्चों में ज़्यादा दिखेगा क्योंकि इसलिए फीटल बोल रखा है ना। पर कब, जब एनीमिया होगा और बीटा थैलेसीमिया होगा, क्योंकि नॉर्मल एडल्ट में HbF कितना रहता है, 1% रहता है। तो ये कब बढ़ा हुआ कब रहेगा बच्चों में, जब एनीमिया होगा और बीटा थैलेसीमिया होगा, और HbF लेवल हाई एल्टीट्यूड में बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है HbF की। तो क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व रहता है वो फीटस और न्यूबॉर्न में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट रहता है। अगर राइट शिफ्टेड हो जाएगा, मान ले राइट में शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन जल्दी जल्दी डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट में हुआ है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन रुक जाएगी, तो जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होने के चांस रहते हैं। तो दिस इंक्रीजेज इन ऑक्सीजन एफिनिटी इज फिजिकली एडवांटेज इन फैसिलिटिंग ट्रांसप्लांटेशन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द मेजर रीजन फॉर इंक्रीजिंग एफिनिटी इन डिमिनिश बाइंडिंग ऑफ ये विच इज, हाँ तो बता ही दिया मैंने कि ये वाला जो रहता है गामा चैन, ये इसको बाइंड नहीं कर सकता, इस वजह से इसमें कमी रह जाती है, किसकी 2,3-PPG नहीं बाइंड हो पाता। तो ऑक्सीजन एफिनिटी समझ आ गई कि लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। साथ में बच्चों में क्या रहेगा, ये इसकी वजह से फैसिलिटेट होता है ट्रांसप्लेसेंटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ये वाली चीज़ हो गई। फिर आता है हीमोग्लोबिनोमायोपैथीज, ओके। तो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, या फिर थैलेसीमिया हो गया, तो ये वाली जो आते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज आती हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज अल्टर्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस, जिसकी वजह से क्या हो जाए, या तो मेरा प्रोटीन ही ख़राब हो जाए, ठीक है, या तो मेरा जो इसको बनाने वाला है, जैसे हीम और ग्लोबिन बनता है ना, तो ग्लोबिन ही ख़राब हो जाए, तो अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द ग्लोबिन, या फिर और डेफिशिएंट ग्लोबिन चैन बायोसिंथेसिस, और बोथ और एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है मेरी हीमोग्लोबिनोपैथीज की। तो क्लासिफिकेशन में आते हैं, सबसे पहली बात स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद क्या होती है, थैलेसीमिया डेफिशिएंट हो सकता है, थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स आ सकता है, हेरिडेटरी हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसको याद ही करना है, खैर ज़्यादा तो क्या होता है, अगर मेरे स्ट्रक्चर में दिक्कत है तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन, जिसमें क्या होगा, HbS वाला जो हीमोग्लोबिन है वो बनेगा, और ये तेरे को पता है कि क्या कराता है, सिकलिंग बनाता है, और सिकल सेल एनीमिया में सिकलिंग ही तो होती है, तो ये वाला ज़्यादा हो जाता है, तो HbS आ जाता है, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एफिनिटी इसमें ख़राब हो जाती है। तो कैसे, अगर हाई है तो पॉलीसाइथेमिया होता है जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, और लो एफिनिटी है तो क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगा, सूडो एनीमिया हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसकी वजह से अपना सिकल सेल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। साथ में हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा पहले ही, कैसे, अनस्टेबल हीमोग्लोबिन्स बनेंगे, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया में बनता है मेरा, जिसमें इसकी लाइफ साइकिल कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की। एम हीमोग्लोबिन में क्या होता है, मैट हीमोग्लोबिनेमिया होता है और साइनोसिस हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिनेमिया, इसका मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन हमारा उसमें कितना है, ब्लड में कितना है, ठीक है। तो मेटा हीमोग्लोबिन वाला ज़्यादा बनता है मेरा। उसके बाद आता है थैलेसीमिया डिफेक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ ये चैन, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा वाला होता है, बीटा वाला होता है, या फिर दोनों हो सकता है, अल्फा बीटा, और ये कुछ वेरिएंट्स है, ठीक है। तो अल्फा बीटा वाला थैलेसीमिया हो सकता है, या फिर थैलेसीमिया। अब देखिए तो लिख रखा था चैन्स, पूरी चैन्स, ग्लोबिन चैन्स कैसे दिखते हैं, अब दिखा सकता है हीमोग्लोबिन कैसे रहता है। तो HbE और तेरा HB लीपोर और मेरा HB कांस्टेंट स्प्रिंग, तो दो आते हैं, HB कांस्टेंट स्प्रिंग और HB लीपोर। तो नॉर्मली क्या होता है, अपने पास HbA प्रेजेंट होता है, HbA2 रहता है, HbF रहता है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, E आ रहा है, जो कि है ही नहीं, ठीक है। और साथ में कांस्टेंट स्प्रिंग और लेपोरेट आ रहा है, ये अजीब से हैं, ठीक है। फिर आते हैं हेरिडेटरी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। तो अगर HbF की वैल्यू ज़्यादा रह जाएगा तो हेरिडेटरी परसिस्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन रह जाएगा, जो कि एडल्ट लाइफ में अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि HbF का फीचर्स क्या क्या थे, 3 फीचर्स थे,
तो ये तो 2,3-BPG को बाइंड नहीं कर पाता था, साथ में ऑक्सीजन के पास एफिनिटी ज़्यादा रखता था, और ये ट्रांसप्लासेंटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से कराता था। एक्वायर्ड हीमोग्लोबिनोपैथीज में क्या आता है, मिथाइल सल्फर और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए, ठीक है, टॉक्सिन एक्सपोजर की वजह से। तो इसको याद कर सकते हैं ये, और साथ में HbH आ जाए, ठीक है। एलिवेटेड HbF मतलब फीटल वाला ही, तो क्या कर देता है वो, इरिथ्रोइड स्ट्रेस कर देता है हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। और बोन मैरो डिस्प्लेसिया मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल सेल आ जाए अगर मेरे मैरो में। तो समझ आया क्या क्या हुआ मेरा इसमें, स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया दो तरह से, या तो उसका ग्लोबिन चैन खराब हो जाए, या फिर उसका हीमोग्लोबिन का वेरिएंट ही अजीब सा लिखा हो है ना, या हेरिडिटरी हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। इन दोनों में मेरा फीटल हीमोग्लोबिन की ज़्यादातर बात हुई है वैसे तो। इसके बाद आ जाते हैं आगे, आगे में क्या पढ़ेंगे, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ, सिकल सेल एक डिजीज़ है, और ये अभी चल इसको बताता हूँ। मतलब अगर एस है 2, ठीक है, तो मेरा डिसीज़ है, और अगर AS आ रहा है वेरिएंट में तो सिकल सेल ट्रेट है, डिसीज़ नहीं है बंदे को, मतलब वो कर सकता है बट, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ओके। अब आते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन पे। तो सिकल सेल एनीमिया, जिसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इज़ अ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर। तो सबसे पहली बात याद आ गई कि हेरिडिटरी है। कैरेक्टराइज्ड बाय रेड सेल, जो कि कैसे बन जाते हैं, सिकल शेप बन जाते हैं, जो कि ऐसे होते थे पहले गोल गोल से, ठीक है, वो सिकल सेल बन जाते हैं। तो ये कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथीज है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था स्ट्रक्चरल वाली में क्या आता है, सिकल सेल आ जाता है। उसके बाद है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन, ये तो बता दिया मैंने। सिकल सेल डिसीज, जैसे मैंने बताया कि SS आ जाएंगे, तो इसमें क्या होता है मेरा, HbS आ जाएगा, जो कि होमोजाइगस रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस बंदे को डिसीज़ हो जाती है। ट्रेट का मतलब क्या रहता है कि HbS एक रहेगा, और HB जो हीमोग्लोबिन है दूसरा खाली रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसको ट्रेट आ जाता है। तो इट इज़ द हेट्रोजाइगस सिकल सेल हीमोग्लोबिन कॉज बाय इनहेरिटेंस ऑफ वन म्यूटेंट जीन एंड अदर नॉर्मल जीन पीपल विद, तो वही है कि नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो रहता है मलेरिया के कम सिम्टम्स दिखाता है, ठीक है, इसमें सीवियर सिम्टम्स नहीं आते। किस वाले पेशेंट में, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की, क्योंकि जो मलेरिया है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाता है इनमें, वो पहले ही टूट जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि सिकल सेल जो ये डिसीज़ है वो बनती कैसे है। तो ग्लूटामिन अगर मेरा वैलिन में कन्वर्ट हो जाए तो ये वाली डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ग्लूटामिन क्या होता है मेरा, हाइड्रोफिलिक रहता है, मतलब वो लवर रहता है पानी का, और वैलिन जो रहता है फोबिक रहता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन होगा, कहाँ पे होगा पॉइंट म्यूटेशन, 11 वाले क्रोमोसोम के बीटा ग्लोबिन चैन पे, ठीक है। जैसे अल्फा और बीटा चैन रहते हैं ना, तो उसके बीटा वाले को छेड़े जाएगा, वो भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द म्यूटेशन कॉजेज हाइड्रोफिलिक, जो कि हाइड्रोफिलिक था वो हाइड्रोफोबिक बन जाता है ग्लूटामिन से वैलिन, ठीक है। तो 6th वाली पोजीशन पे होता है, तो क्या हुआ मेरा, बीटा ग्लोबिन चैन पे हुआ, क्रोमोसोम 11 पे वो 6th पोजीशन पे हुआ, जिसमें ग्लूसेवल बन गया। ग्लूसेवल मतलब ग्लूटामिन से वैलिन बन गया, जो कि वाटर लवर था, ठीक है, और ये क्या है, दुश्मन है वाटर का। अब आता है कॉजिंग ऑफ सिकलिंग। तो मैं बताया था क्या होता है, अगर मान लिया हाइपोक्सिया भी हो रहा है एट लो ऑक्सीजन, पॉलीमराइजेशन होने लग जाता है HbS का, ठीक है। HbS खराब जीन है, HbS नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्ग स्टिफ फाइब्रोसिस प्रेसिपिटेट्स, तो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है इरिथ्रोसाइट का सिकल सेल और क्रीज शेप में, ठीक है। तो ये वाला आ गया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात ये चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। लैब आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि मेरा, अगर मेरा एल्कलाइन पीएच है और एसिडिक पीएच है, देख 2 पीएच होते हैं, बेसिक पीएच है तो क्या होगा, तो HbA जो है वो जल्दी जाएगा एज़ कम्पेयर टू HbS से, ठीक है। मतलब आगे जो भागने की वो रहता है ना प्रोसेस, को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जो मेरा एसिडिक है, एसिडिक में क्या होगा, मेरा A पीछे रह जाएगा और HbS ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे याद रख ले कि एसिड है ना, एसिड वाले में A पीछे रहेगा, ठीक है, एसिड वाले में A पीछे रहेगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। सिकलिंग टेस्ट में वही, अगर मैं थोड़ा सा सोडियम डायोथायोनेट दे देता हूँ, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, तो वो सिकल सेल RBC दिखाने लग जाती है, मतलब मेरी ब्लड जो स्मेयर है वो सिकल सेल RBC दिखाने लग जाती है। तो ये हो गया मेरा सिकल सेल का डायग्नोसिस, कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से और सिकल टेस्टिंग से। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इसका, अबे यार, हाँ, तो इसके नोट पे आते हैं। नोट में क्या लिखा है कि HbS जो है मेरा, वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी लॉस कर देता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। इस पे हाँ मैंने बताया ना कि मलेरिया वाला जो रहता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, वो कम से सीवियर सिम्टम्स दिखाता है। उसके बाद ये टेबल याद करना हो तो कर लेना। फिर आते हैं मैट हीमोग्लोबिन। मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हेल्दी पर्सन में
1 से 2% मैथ हीमोग्लोबिन होता है। बट क्या होगा अब, ठीक है, तो मैथ हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा बनने लगे तो कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, जैसे कंजेनाइटल आ जाएगी, एक्वायर्ड आ जाएगी। तो देखते हैं अब, मैथ हीमोग्लोबिन जो है फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है, एक तरह का हीमोग्लोबिन है जो कि आयरन और हीम ग्रुप से ही बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, इन विच आयरन जो रहता है इन द हीमोग्लोबिन Fe2 से Fe3 बन जाएगा। नॉर्मली Fe2 मिलता है तो यहाँ पे Fe3 मिलेगा। तो ये जो Fe3 वाला आयरन है ये बाइंड नहीं कर पाता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो इट मार्कली डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग है, तो बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो अब क्या होगा, अगर मान ली किसी कंडीशन से मेरा मैथ हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, जो कि 5 ग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ने लगा है, तो साइनोसिस आ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी मतलब साइनोसिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द केसेस मैथ हीमोग्लोबिन कैन बी डिवाइड एज। अच्छा, तो ये जो बीमारी है मतलब कैसे हो सकती है, कंजेनाइटल होती है और एक्वायर्ड होती है। कंजेनाइटल में क्या होता है, साइटोक्रोम C B5 रिडक्टेज उस एंजाइम की कमी हो जाएगी, ठीक है। साइटोक्रोम C B5 रिडक्टेज की कमी की वजह से हो सकता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बचपन से ही बच्चे को साइनोसिस होगी। एक्वायर्ड मैथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इट में डेवलप बाय इनटेक ऑफ वाटर कंटेनिंग नाइट्रेट्स। अगर नाइट्रेट वाला पानी पी लो, या है ना, जो कि एब्जॉर्प्शन या फिर किसका एब्जॉर्प्शन कर लो, एनिलाइन डाई का, तो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड वाला मैथ हीमोग्लोबिन बनने लगेगा, ठीक है। तो ड्रग भी कुछ कुछ हैं, जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो ये वाली ड्रग जो है वो भी एक्वायर्ड मैथ हीमोग्लोबिनेमिया करा देती हैं। फिर आता है G6PD की डेफिशिएंसी। तो G6PD की डेफिशिएंसी से भी बंदे को ये हो सकता है। हाँ ओके, अब आते हैं हम थैलेसीमिया सिंड्रोम पे। थैलेसीमिया क्या होता है, तो थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। तो थैलेसीमिया क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वो है वही कम बननी है हमारी हीमोग्लोबिन। क्योंकि सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल में सिकल शेप बन जाती है। सिकल शेप मतलब क्वालिटी ख़राब हुई है, थैलेसीमिया में क्वांटिटी ख़राब होती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया भी 4 टाइप का होता है। मान ले अल्फ़ा 4 है अपने पास, अल्फ़ा 4 कहाँ से आया, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2 की 2 चैन रहती है ना, तो इस वजह से अल्फ़ा 4 बोल देते हैं। तो अगर मान ले एक पहल देख 4 हैं, उनमें से एक में दिक्कत है, 2 में दिक्कत है, 3 में दिक्कत है, 4 में दिक्कत है, ठीक है। चारों की चारों में दिक्कत है, तो उस तरह से हम थैलेसीमिया को, अल्फ़ा थैलेसीमिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर मान ले मेरे 4 में दिक्कत आ जाएगी तो उसका बोलूँगा हाइड्रोप्स फिटेलिस, ठीक है, हाइड्रोप्स फिटेलिस। इसको बोलूँगा HbH। क्या होता है, हीमोग्लोबिन H डिसीज़, ठीक है। ये क्या होता है, फिर 2 वाले में अगर मतलब दोनों दो ही में दिक्कत है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है। और अगर एक में ही दिक्कत है तो क्या बोलूँगा, साइलेंट कैरियर है वो, साइलेंट कैरियर स्टेट, ठीक है। तो ये होता है। तो थैलेसीमिया क्या होना चाहिए, देख अल्फ़ा 4 होना चाहिए। तो देख मैंने जैसे बताया था, सिकल सेल में क्या होता है, HbS अगर आ जाए दोनों में तो क्या होता है, डिसीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे तो मेरा क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है। बट यहाँ पे थैलेसीमिया सिंड्रोम मेरा हेट्रोजाइगस ग्रुप में होता है। कैसे, 1 में कमी, 2 में कमी, 3 में कमी, 4 में कमी, इस तरह से। तो ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय इनहेरिटेड म्यूटेशन जो डिक्रीज कर देती है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन HbA। तो मैं बताया, अब सिंथेसिस कम हो रहा है तो मतलब क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। तो अल्फ़ा 2 बीटा 2 वो होता है ना HbA के अंदर, तो ये वाली चीज़ है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो हाइड्रोप्स फिटेलिस में 4 हो जाते हैं, तो सबसे कम मतलब सबसे तगड़ा वाला, खराब वाला ये थैलेसीमिया रहता है, जिसमें एब्सेंस हो जाते हैं 4 अल्फ़ा के, ठीक है। इसमें क्या होता है, IU में ही डेथ हो जाती है, मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ होती है, और बच्चा कम ही जी पाता है अगर जी भी रहा है तो। 3 वाले में क्या होगा, 3 नहीं होंगे 4 में से, ठीक है। तो क्या होगा, ये एशियंस में ज़्यादा मिलेगा। साथ में अनपेयर्ड बीटा चैन हो जाती है, जैसे मान ले, ठीक है, बीटा चैन अनपेयर्ड हो जाएगी, जो अक्यूमुलेट हो जाएगी किस में, क्या बना लेगी वो, β4 टेट्रामर बनाएगी, जो कि HbH होता है, HbH, ठीक है। फिर आता है अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट। इसमें 2 का डिलीशन हो जाता है, या तो वो सेम क्रोमोसोम पे हो सकता है या अलग अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकता है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है ना, इसलिए अल्फ़ा 2 मतलब अगर एक क्रोमोसोम पे अल्फ़ा 2, दूसरे क्रोमोसोम पे अल्फ़ा 2, अगर मान ले या तो पूरे एस पे चला गया तो यही गायब हो गया, या क्या हो सकता है मेरा, इससे एक चला गया, इससे एक चला गया, तो अल्फ़ा 2 ही बचा, तो अल्फ़ा 2 गायब हो गया ना, तो एक से एक गया, ये दूसरे से दूसरा गया। फिर आता है साइलेंट कैरियर स्टेट। साइलेंट कैरियर स्टेट में क्या होता है, एक से ही जाता है, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज रहती है। फिर आता है मेरा बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्यों होता है, ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है,
DNA से RNA बनने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। या जो मेरा RNA बना है वो अच्छा नहीं बना है, स्प्लाइसिंग नहीं हुई है, या फिर ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाने में दिक्कत होती है, किसका, बीटा ग्लोबिन ऑफ mRNA। तो इसको हम एक उससे देख लेते हैं, मैंने इधर बना रखा है ना, ये रहा। तो देख, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर और इंटरमीडिएट और माइनर, ठीक है। तो होमोजाइगस हो जाएगा मेजर वाला, इंटरमीडिएट वाला हेट्रोजाइगस, एज वेल एज माइनर वाला भी हेट्रोजाइगस होता है। क्यों होता है होमोजाइगस, प्लस 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 जीरो और जीरो जीरो, ठीक है, बीटा 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 बीटा। तो मतलब इसमें दिक्कत ही दिक्कत है। इसमें क्या होता है, एच या तो प्लस रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या रहता है, प्लस पॉजिटिव। इसमें देख सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। ये जो होता है सीवियर रहता है, ये मॉडरेट रहता है, ये सिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है। अब मेजर वाला सीवियर है तो सीवियर एनीमिया कराएगा, ये मॉडरेट है तो मॉडरेट एनीमिया कराएगा, और ये सिम्टोमेटिक है तो माइल्ड ही कराएगा। इसमें स्प्लीनोमेगैली होती है। स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है, क्योंकि आरबीसी मेरा बनता ही नहीं है और टूटता वूटता रहता है, तो आराम से स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन में जाके इंक्लूड होता है, तो इसलिए स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। इसमें भी मेरे स्प्लीनोमेगैली होगी और साथ में हाइपर स्प्लीनिज्म भी हो जाएगा। यहाँ पे जो मेरे सेल रहते हैं वो माइक्रोसाइटोसिस दिखाते हैं, मतलब स्मॉल साइज़ के रहते हैं। यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा है, यहाँ पे मेरा माइक्रोसाइटोसिस दिखाते हैं और हाइपोक्रोमिक दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेरा HbF के लेवल बढ़े रहते हैं, HbA2 के लेवल बढ़े रहते हैं, या फिर दोनों के बढ़े रह सकते हैं। A2 अच्छा वाला नहीं है, मतलब अच्छा वाला क्या, बॉडी में तो तीनों ही मिलते हैं, HbA, HbA2 और HbF, ठीक है। अब मान के चल अगर यही कम बनना है तो ये दोनों तो ज़्यादा बनेंगे कि भाई थोड़ा तो अपना सीन सही हो जाए। तो ये वाला मैंने सब बता दिया, किसका, बीटा थैलेसीमिया का। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, बीटा प्लस या बीटा मतलब बीटा प्लस प्लस या बीटा जीरो जीरो या फिर बीटा प्लस जीरो, यहाँ पे बीटा प्लस या जीरो आएगा, यहाँ पे वी सेम आएगा। सीवियर, मॉडरेट, एसिम्टोमेटिक, इस वजह से सीवियर एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और माइल्ड एनीमिया। स्प्लीनोमेगैली कुछ नहीं। माइक्रोसाइटोसिस और हाइपोक्रोमिया, ठीक है। HbA की कम तो HbA2 और HbF बड़ा मिलेगा, या फिर दोनों बड़े मिल सकते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया हो गया। इसके बाद आते हैं हम फिर से अपना कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि अल्फ़ा का हम इसका SCD जो रहता है, सिकल सेल डिसीज़ का, उसका हम कर सकते हैं ना, किस तरह से कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोपोरेसिस में चले जाओ, ठीक है, जिससे भाग के देख लो, तो एसिड में वो तो HbA वाला स्लो हो जाएगा, और जो बेसिक वाला है उसमें HbA तेज भागेगा, ठीक है। सिकलिंग टेस्ट में कर लो, तो क्या कर लो, एक सोडियम रिएजेंट लाओ जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम डायोथाइनेट, उसे डाल दो, तो वो क्या करा देगा, वो करा देगा अपना सिकल सेल की शेप दिखा देगा आरबीसी की, ठीक है। तो ये बताता हूँ कि जीरो वाले में तो बनता ही नहीं है, अच्छा, जीरो वाले में जीरो आ रहा है ना, तो जीरो मतलब एब्सेंस ही हो जाता है, ग्लोबिन बनता ही नहीं है। प्लस वाले में बनता है बट खराब वाला बनता है, कहाँ लिखा है, डिफेक्ट इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिड्यूस ये सब है, ठीक है। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो हीमोग्लोबिन तो कम होएगा ही होगा, क्योंकि क्या है, क्वांटिटी कम आ रही है, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। आरबीसी मैंने बता दी माइक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक, ठीक है। एनाइसोपोलिकोसाइटोसिस भी हो सकता है, ठीक है, क्या कि मतलब या तो उसका साइज़ ख़राब है या उसका शेप ख़राब है, ठीक है। इसमें टारगेट सेल, टीयर ड्रॉप सेल मिलेंगे, दोनों ही मेरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलते थे। नॉर्मोब्लास्ट मिलते हैं इसमें, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स बढ़ा रहता है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया में बढ़ाता है और मेरा हेरिडिटरी एनीमिया में बढ़ता है, ठीक है। ये तीनों ही कम हो जाएंगे इसमें। WBC इंक्रीज मिलेगी, प्लेटलेट में स्प्लीनोमेगैली मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी हमारे, ठीक है। साथ में स्प्लीन सीरम बिलीरुबिन क्यों बड़ा मिलेगा, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, इस वजह से मिलेगा। HB का क्या, HbF और HbA2 ज़्यादा मिलेंगे। बोन मैरो में हाइपरप्लेजिया मिल जाएगा, ठीक है। हाइपरप्लेजिया मतलब ज़्यादा सेल बनने हैं एबनॉर्मली। फिर पोरफायरिया में बता दिया, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड रहता है, जिसमें क्या होता है मेरा, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिन और देयर प्रीकर्सर, ठीक है। तो पोरफायरिन निकलेगा या फिर प्रीकर्सर ज़्यादा निकलेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाले रुके हुए हैं तो ऊपर वाले ज़्यादा बनने हैं, तो ऊपर वाले ज़्यादा बनने हैं तो बाहर भी निकलेंगे, जैसे यूरिन में निकल जाएंगे हमारे, ठीक है, या फीसिस में निकल जाएंगे। देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो हाँ, अब दो तरह के पोरफायरिया होते हैं, एक होता है कंजेनाइटल तो एक होता है एक्वायर्ड, और एक कंजेनाइटल भी खुद दो टाइप का होता है। अबे ये फिर से अटक गया है, तो फिर से चला देते हैं, क्या ही दिक्कत है। हाँ, तो जैसे मैं बताया कुछ चीज़ें बेसिक हैं कि ऑल पोरफायरिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है भाई, रेड कलर नहीं पसंद, ठीक है। फिर आते हैं बस खाली मेरा एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होता है,
ठीक है, और साथ में कंजेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया भी नहीं होता है। तो 2 चीज़ याद रखनी है, सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बस इन दोनों को छोड़ के, एक्स लिंक्ड वाला और CEP को। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंजेनिटल क्या होता है। बेस्ड ऑन द साइट वेयर द एंजाइम इज डेफिशिएंट कंजेनिटल पोर्फायरिया फर्दर क्लासिफाइड। मान लिया अगर मेरा इरिथ्रोपोएट, जैसे पता है कि सबको पता है कि RBC से बनता है और मेरा किससे बनता है, लीवर से बनता है। RBC इमेच्योर से कितना बनता है हमारा, 85% बनता है, ये 15% बनाता है। ठीक है, तो इरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया में आता है CEP आता है मेरा, कंजेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया, और क्या होता है मेरा इरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन रहता है। इरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया हरामी क्यों रहता है, क्योंकि भाई लास्ट स्टेप पे धोखा दे देता है ये। जब मेरा क्या होता है प्रोटोपोरफायरिन 3 से मेरा क्या बनता है, हीम बनता है ना, तो यहाँ पे ही मेरा जो हीम सिंथेस था उसे कम कर देता है, तो ये इरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया हो गया। CEP कंजेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया कहाँ पे होता है, जो मेरा U1 से क्या बनता है, U3 बनता है, तो वो नहीं बन पाता इसकी वजह से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गया। अब आते हैं हेपेटिक पोर्फायरिया, बाकी के जो है हिपैटिक आ जाते हैं, जैसे कि मेरा क्या AIP, HCP, PCT। PCT कहाँ होता है, अभी मैं सब बता देता हूँ। ठीक है, तो एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया क्या होता है, एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया आता है मेरा जब मेरा PBG रहता है ना। PBG क्या होता है, पोर्फायरो बिलिनोजन मोनोपायरोल। ये मेरा HMB में कन्वर्ट नहीं हो पाता, किसकी वजह, इसकी वजह से ही होता था। किसकी वजह से होता था, HMB सिंथेस की वजह से होता था। तो यहाँ पे मेरा इसकी कमी हो जाती है, तो जिससे एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया हो जाता है। इसके मैंने बताया था कि ALA सिंथेस बढ़ जाता है ना, ALA खुद बढ़ जाता है, साथ में NVA, BP, HR ये सब इंक्रीज मिलते हैं। ठीक है, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रहेंगे, रेड यूरिन रहेगा, ये सब चीज़ें हैं। हेरिडेटिक कोप्रोपोरफायरिया क्या होता है कि ये कहाँ पे होता है, हेरिडेटिक कोप्रोपोरफायरिया, ये देख कोप्रो आ गया ना, तो इसमें को से याद रखना है कि वही वाला कोप्रोपोरफायरिनोजन की ऑक्सीडेज की कमी रह जाती है। फिर आ जाता है मेरा वेरिगेटा पोर्फायरिया। वेरिगेटा पोर्फायरिया कहाँ रहता है, वेरिगेटा पोर्फायरिया मेरा प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 से मेरा प्रोटोपोरफायरिनोजन से मेरा प्रोटोपोरफायरिन में जब नहीं बनता है, तो ये वेरिगेटा पोर्फायरिया हो जाता है। ठीक है, और PCT वाला होता है कि क्या बोलते हैं, पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा, PCT। ठीक है, जब मेरा U3 से क्या बनता है, C3 बनता है एक तरह से। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है कौन सा होता है मेरा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज होता है, तो उसकी कमी से ये वाली चीज़ हो जाती है। ऐसे ही मेरा क्या होता है, एक्वायर्ड वायरस सेकेंडरी टू डिसीज जैसे सिरोसिस, हेपेटाइटिस, रीनल फेलियर, किडनी और लीवर के साथ खेला होगा। और यहाँ ड्रग में क्या आता है, या तो बारबिट्यूरेट्स देते हैं, बारबिट्यूरेट्स बढ़ा देते हैं मेरा, मैंने बताया था ना कि हीम सिंथेसिस बढ़ने लग जाता है बारबिट्यूरेट से। ग्रिमफेजुलिन स्टेरॉइड्स हो गया, पॉइजन लेड इनिबिट करता है मेरा। ठीक है, ये सब चीज़ें पॉइजन लेड इनिबिट करता है। ठीक है, कहाँ पे इनिबिट करता है, याद है किसी को, क्या नहीं याद है तो देख लेना कहाँ पे करता था। तो कहाँ पे करता था, तो ये मेरा किसको इनिबिट करता था, पहली बात तो ये ALA डिहाइड्रेटेज को इनिबिट करता था, साथ में मेरा हीम सिंथेस को इनिबिट करता था। ठीक है, फिर आते हैं एंजाइम डेफिशिएंसी इन पोर्फायरिया। तो एंजाइम डेफिशिएंसी में बता दिया कि ALA सिंथेस की वजह से ये हो जाएगा, अल्फा डिहाइड्रेटेज की वजह से ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है प्लम्बोपोरफायरिया, इसकी वजह से AIP हो जाएगा, इसकी वजह से CEP हो जाएगा, PCT हो जाएगा, है ना, HCP हो जाएगा, PPG हो जाएगा, इसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिया, वो पोरफायरिया वेरिजेटा हो जाएगा, इसकी वजह से इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया हो जाएगा। तो पहले ही बता दिया हूँ मैं, आगे चल लेते हैं भाई लोग, तो आगे आ जाते हैं हम। AIP एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, AIP कहाँ होता था मेरा, तो ये होता था जब मेरा PBG से मेरा HMB बनता था, किसकी मदद से, HMB सिंथेस की कमी से। तो इसमें क्या होता है, HMB सिंथेस की कमी हो जाती है। AIP मेरा हेपेटिक पोरफायरिया है। ठीक है, साथ में सारे पोरफायरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट रहते हैं, 2 को छोड़ के, सिड्रोब्लास्टिक एक्स लिंक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को छोड़ के, और CEP को छोड़, कंजेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया को छोड़ के बाकी सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के रहते हैं। साथ में क्या होता है, इसमें कमी हो जाती है मेरा HMB सिंथेस की। HMB सिंथेस के 2-3 नाम होते हैं, जैसे क्या हो गया मेरा, अरे भाई रोबोट चाहिए थी, तो क्या होता है मेरा PBG डी अमाइनेज और UPG1 सिंथेस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ ALA सिंथेस। ALA सिंथेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ती है दिखाता हूँ। सिंस द अच्छा, जैसे मैं बताया था PBG बनने से पहले भी क्या बनता है मेरा, ALA बनेगा। ठीक है, ALA को बनाएगा कौन, खुद ALA सिंथेस आएंगे बनाने, तो ALA सिंथेस भी ज़्यादा रहेगा, ALA भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, तो PBG भी बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ बढ़ जाते हैं लीवर, यूरिन और इसमें ब्लड में। क्लिनिकल फीचर क्या होता है कि नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब बता दिया मैं यहाँ पे। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स में टैकीकार्डिया, तो बीपी हार्ट रेट बढ़ गया, तो टैकीकार्डिया क्या होता है भाई, हार्ट रेट बढ़ा हुआ, बीपी क्या होता है, हाइपरटेंशन बढ़ी हुई, मतलब हाइपरटेंशन, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जो आदमी रहेगा वो कैसा रहेगा, भाई तू जाना यार इसके, ठीक है। तो उसको क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, मतलब न्यूरोपैथी जो रहती है विटामिन B12 की होती है, खुद छोड़। तो क्या होता है, एंजाइटी हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा, यूरिन कैसे कलर का आएगा, रेड कलर का आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, फोटो ऑक्सीडेशन की होने की वजह से। PBG का पोरफोबिलिन में जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाली चीज़ है। बारबिटूरेट, ग्रीसोफिल्विन और स्टेरॉइड, जो कि मेरा क्या होता है, एक्वायर्ड या फिर सेकेंडरी वाले रहते हैं, वो भी दिक्कत दे देते हैं। तो क्या होता है मैंने बताया था ना पहले भी, साइटोक्रोम, देख साइटोक्रोम क्या था मेरा, जो मैंने पढ़ाया था मिथ ग्लोबिन में क्या पढ़ाया था, तो देखिए लिखा है ना यहाँ पे। तो साइटोक्रोम P450 की जो ड्रग है मैंने वो दे दी, जिसकी वजह से क्या होता है, हीम कंज्यूम्ड इन सिंथेसिस, हीम इसमें बनाने में चला जाएगा, जिसकी वजह से लो हिपेटिक कंसंट्रेशन रहेगी हीम की, ठीक है। तो वो किसको चला देगी भाई, वो ALAS1 को चला देगी। जब ALAS1 चल जाएगा तो हार्मफुल हीम प्रिकर्सर बनने लगेंगे, जिसकी वजह से डिसीज़ आ जाएगी। तो क्या होता है, मेरा साइटोक्रोम P450 ज़्यादा हो जाएगा ड्रग की वजह से, हीम डिक्रीज हो जाएगा, एलास सिग्नलिंग होने लगेगी, फिर हीम प्रिकर्सर जो बनेंगे वो ख़राब वाले बनेंगे, बेकार, जिसकी वजह से मेरा डिसीज़ आ जाएगी। फिर आ जाते हैं तो इंक्रीज लेवल ऑफ PBG और ALA हो जाएंगे मेरा यूरिन, और इसमें मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि PBG से बनता है मेरा HMG, और खुद PBG भाई साहब बनते हैं मेरे ALA से बाद बनते हैं वैसे, खैर छोड़। तो क्या होता है, लो एक्टिविटी रहती है PBG डीअमाइनेज एंजाइम की हेपेटिक सेल में डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि एनाल्जेसिक दे दो एब्डोमिनल पेन के लिए, ठीक है। साथ में लो डोज दे दो किसकी, बेंजोडाइज़ेपाम की, जिससे हमारा सेडेशन रुक पाए। और इंट्रावेनस ग्लूकोज दे दो, क्योंकि उसको यूरिन वगैरह जब निकलेगा तो फिर उसको वो भी कमी हो जाएगी ना फ्लूइड्स की। साथ में हीम दे दो, क्योंकि हीम की डेफिशिएंसी तो हो ही रही है। तो एनाल्जेसिक दो, IV ग्लूकोज दो, IV हीम दो, बेंजोडाइज़ेपाम दो, खुश रहो। फिर आते हैं कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया। कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया होगा कहाँ, तो U1 से U3 का जो एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, जब वो कम हो जाएगा तो अपना ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, मैंने बताया था ना, CEP को छोड़ के और एक्सलिंक को छोड़ के बाकी सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ये मेरे रिसेसिव आ जाता है। तो यूरोपोर्फायरिन 3 को सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है। इसमें क्या होता है, टाइप 1 आइसोमर इज फॉर्म्ड इन लार्ज अमाउंट्स। तो आइसोमर मतलब टाइप 1 वाला, ये वाला U1 कहाँ गया भाई, तो U1 ज़्यादा बनना है, ठीक है। तो टाइप 1 जो है मेरा ज़्यादा बनेगा, इसमें यही सब बताया है। इनफेक्टिव फीडबैक इनिबिशन होगा कि U3 बनता था तो वो कहता था भाई टाइप 1 U1 को मत बनाओ इतना, बट अब वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फर्दर इंक्रीज ऑफ टाइप 1 सॉरी यहाँ पे U1 ही अपने आप को रोकता था, तो U1 नहीं रोक पा रहा है, ठीक है। क्लिनिकल में फोटो सेंसिटिविटी, जैसे यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी की वजह से हमारा कैसे कलर का यूरिन आ रहा था, रेड कलर का। आई गेस यहाँ पे आता है मेरा कैसा कलर का, पोर्ट वाइन कलर का, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन आ गया, कौन सा, यूरोपोरफायरिन 1 कैपिलरीज में, जिसकी वजह से फोटो सेंसिटेशन होने लगेगी, तो फ्री रेडिकल्स बनने लगेंगे ऑक्सीजन। भाई फोटो सेंसिटेशन मतलब फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वाली चीज़ है, जिसकी वजह से लाइसोसोम टूटने लगेंगे। लाइसोसोम टूटेंगे तो क्या बनेगी, प्रोटोलाइटिक एंजाइम बनेंगे। प्रोटोलाइटिक एंजाइम फर्दर क्या करेंगे, स्किन डैमेज करेंगे, ठीक है, ईचिंग कर देंगे, जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस और स्केरिंग के इफेक्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से जो मुंह दिखेगा बंदर की तरह दिखेगा। क्यों दिखेगा, खुजा रहा है तो बढ़िया तरीके से डर्मेटाइटिस हो रखा है और स्केरिंग हो रखी है। साथ में क्या होता है, अल्सरेशन और स्केरिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो क्या हो जाएगा, म्यूटिलेशन ऑफ नोज, ईयर और कार्टिलेज भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बताया कैसा कलर दिखेगा, पोर्ट वाइन अपीयरेंस दिखेगा फोटो ऑक्सीडेशन होने की वजह से, तो डार्क यूरिन आ गया। फिर आ रहे थे इरिथ्रोडोंटिया। इरिथ्रोडोंटिया में क्या होता है, रेड फ्लोरोसेंस। तो व्हेन यूवी लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द टीथ, तो तेरे टीथ देखेंगे रेड कलर, वाह क्या मस्त चीज़ है, पोर्ट वाइन और साथ में रेड कलर, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए क्या होगा, इसके जो लेवल रहेंगे वो एलिवेटेड रहेंगे UPG1 के, और इसके CPG1 जो है हमारा फीसिस में दिख जाएगा, ओके। अब आते हैं हम आगे क्या होता है, ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट में के लिए हम प्राइमरी गोल क्या है हमारा, एक्सपोजर और स्किन ट्रोमा से बचाना है उसको। ये सनस्क्रीन दे देना है जिससे फोटो ऑक्सीडेशन होना रुक जाए, मंकी फेस ना बने। तो जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो दिए जाते हैं अच्छे खासे।
इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया कब होता है भाई? जब मेरा हीम बनता था, हीम सिंथेस को रोकने के लिए। मैंने बताया था इसे फिरोचिलेट से याद रखो, और यहाँ पे यही लिख रखा है। ऑटोसोमल डोमिनेंट सारे होते हैं, एक्स लिंक को छोड़ के, CET को छोड़ के, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन है जो कि होता है प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है एक्यूमुलेट हो जाता है मेरा टिश्यू में, बाइल में, ठीक है। साथ में मेरा RBC में भी ज़्यादा रहेगा। फोटोसेंसिटिविटी इसमें भी होगी, लिवर डिसीज हो जाएगी इसमें, ठीक है। साथ में क्या होगा, फिरोचिलेटेज की एक्टिविटी कम हो जाती है। रेड फ्लोरेसेंस इसमें भी दिखता है, जैसे वहाँ पे मेरा रेड फ्लोरेसेंस दिख रहा था CEP में, ठीक है। जिससे मेरा कैसा वो दिख रहा था, जो टीथ थे वो मेरे रेड दिखते थे, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए बीटा कैरोटीन दे देंगे, हीम पर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन तो सब में ही लिख सकते हो, ठीक है। साथ में आता है पोरफायरिया PCT। तो क्या होता है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डिया। जो PCT होता है ना, वो CEP के बाद आता है। तो मतलब U3 जब मेरा C3 बनाता था तो वो नहीं बन पाएगा, तो U3 बढ़ जाएगा। इट इज़ जेनेटिक फोटोसेंसिटिव, देख सारी फोटोसेंसिटिव है, जिसमें स्किन डिसीज़ है ये भी मेरी। इन एडल्ट लाइफ जिसमें ये प्रेजेंट रहता है यूरिन में, किसकी कमी से, इसकी वजह कमी की वजह से होता है, डीकार्बोक्सिलेज की कमी से ही होता है ये भी। इसमें क्या होगा मेरा, इसमें होगा कि हिपैटिक पोरफायरिन होता है, ये तेरे को पता है कि PCT वाला हिपैटिक है। दो ही तो होते हैं मेरे जो ये रहते हैं हिपैटिक के अलावा, मतलब RBC पोरफायरिन वाले, क्या इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिन वाले। एक तो CEP कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिन, और साथ में मेरा क्या होता है इरिथ्रोपोइटिक, जिसमें इरिथ्रोपोइटिक आ रहा है वही है बस, खाली इरिथ्रोपोइटिक। तो यहाँ पे क्या होता है, हिपैटिक पोरफायरिया होता है, जिसमें डिसीज बिकम्स एक्टिव व्हेन एक्यूमुलेटेड फैक्टर्स। जब मेरा चीज़ें इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगी, जैसे आयरन, अल्कोहल, हेपेटाइटिस C वायरस, HIV, ये सब, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें ब्लिस्टर्स दिखते हैं मेरे, ठीक है। अल्सरेटेड एरियाज पे ब्लिस्टर्स दिखना शुरू होते हैं स्किन पे, ठीक है, जब सनलाइट में जाएंगे। और कहाँ पे दिखेंगे, खासकर कानों में, फेस पे, है ना, हार्ट के काले वाले पार्ट में, मतलब डोर्सम जहाँ नेल्स होते हैं वो वाले पार्ट पे, ठीक है। क्योंकि वहीं पे तो स्किन सनलाइट एक्सपोज हो जाएगी, तो स्किन फ्रेजाइल बन जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर ट्राइकोसिस दिखता है। उसके बाद डायग्नोस के लिए क्या करेंगे हम, स्क्रीन टेस्ट फॉर PCR करेंगे, जो कि होगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पोरफायरिन कितना है प्लाज्मा में। पोरफायरिन मेरा यूरिन में भी आने लगेगा, कौन सा U3, और U1 भी आएगा, खैर, ठीक है। साथ में क्या होगा, एंड 7 ये फीसिस में भी दिखेगा, यूरिन में दिखेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए क्या है, PCT पहले डायग्नोस के लिए देख लो, है ना, या तो ठीक है। फिर फैक्टर दैट टेंड टू एक्टिवेट द डिसीज शुड बी रिमूव। तो जो इसको कर रहे हैं, जैसे मतलब सनलाइट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वायरस आ रहे थे कुछ, या फिर अल्कोहल, आयरन, ये सब जो है, इन सबको हमें रोक देना चाहिए, ज़्यादा देना नहीं चाहिए। मोस्ट वाइडली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट इज शेड्यूल ऑफ रिपीटेड फिलो, जो कि ब्लड से हटा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, आयरन को हटा देते हैं लिवर से। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, क्लोरोक्विन, जो कि हमारा किस में यूज़ होती है, ये होती है हमारी उसमें मलेरिया में भी यूज़ होती है, वो वाली दवाई दे सकते हो, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। उसके बाद आएंगे हम आयरन मेटाबॉलिज्म पे।